जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। अमेरिका ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की को एक ऐसा अल्टीमेटम दे दिया है जो दुनिया भर के सामने एक सनसनी की तरह देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर 27 नवंबर तक जो 28 पॉइंट पीस प्लान है उस पर अगर वो साइन नहीं करते तो उन्हें सत्ता से हटा दिया जाएगा, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद जेल, ये सारी चीजें। ये कोई सामान्य कोई पीस प्लान नहीं है, बल्कि एक हिस्टोरिक प्रेशर टैक्टिक है जिसमें यूक्रेन को अपनी मिलिट्री, अपनी टेरिटरी और अपनी सॉवरेनिटी पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेसी का चक्कर है या असली में जो यूक्रेन पर अमेरिका का दबाव है? आज इसी पर हम बात करेंगे और जो 28 पॉइंट पीस प्लान है वो क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है और क्या यूक्रेन को अब सरेंडर करना पड़ेगा या रेजिस्ट कर पाएगा यूक्रेन, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कमर आगा साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। सर, जो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये अल्टीमेटम है, अ, ये यूक्रेन के लिए प्रेशर है या एक डायरेक्ट ब्लैकमेल? देखिए, जिस तरह का प्लान है उसको देखने से लगता है। एक सेकेंड, हम जरा सा ये कुछ पॉइंट्स हमने नोट किए हैं, जी, बता बिल्कुल, दें। ज़्यादातर रीडर्स इनको, लिसनर्स जो हैं वो जानते भी होंगे, इसलिए कि 2 दिन से चर्चा में है। एक तो ये कह रहे हैं कि भाई सीज फायर की बात कर रहे हैं, और फिर उसके बाद ये कहते हैं डोनाबास एंड लोहांस्क, ये 2 रीजन जो है ये रशिया के पास होंगे। क्रीमिया को तो पहले ही वो ले चुके हैं, उनका है, उनका बन चुका है वो, उसमें वहां पे उनकी हुकूमत भी है, सब कुछ है वॉर से पहले से। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि 14.5 यानी 14.5% जो अभी भी यूक्रेन के कंट्रोल में इस रीजन में है वो भी यूक्रेन को देना पड़ेगा, वो भी हिस्सा यूक्रेन को इनको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये कहते हैं जफरोजिया एंड खरसन जो 2 रीजन है, वहां पे सीज फायर रहेगा, मतलब ये कि कोई किसी का वो नहीं रहेगा। और डोनाबास एंड डीमिलिटराइज जोन उस एरिया में ये बनाने जा रहे हैं। फिर उसके बाद ये कहते हैं जहाँ के ऊपर रशिया न यूक्रेन किसी के फोर्सेस नहीं रहेंगे, और यूक्रेन को लगभग 60% अपनी फौजों का, जो रिपोर्ट आ रही पहले 20% था, कुछ अखबार वालों ने इसको 60% कहा है कि उनकी जो सेना है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। और फिर ये भी कहा कि लॉन्ग रेंज वीपन्स जितने भी हैं, मिसाइल्स या इस किस्म की सब चीज़ें, वो उनको सरेंडर करनी पड़ेंगी, इनका इस्तेमाल मतलब देनी पड़ेंगी। अमेरिका उसको सिक्योरिटी प्रदान करेगा, पूरा इसका गारंटर होगा इस उसका। और फिर ये भी है कि जो पश्चिमी देश हैं यानी यूरोपियन यूनियन के देश हैं, वो सेना का पार्ट जो वहां पे बनेगी, पीस फोर्स बनेगी, उसका हिस्सा नहीं रहेंगे। फिर उसके अलावा ये कहता है कि वहां के ऊपर उन्होंने ये कहा है कि रशियन लैंग्वेज जो है वो सेकंड लैंग्वेज एक्सेप्ट की जाएगी। और फिर ये भी है कि रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है उसके मानने वाले वहां पे बहुत है, जिसको इन्हीं ने चर्च को बिल्कुल बैन कर रखा है, बहुत बुरी हालत में। उनको पूरी आज़ादी होगी अपनी धार्मिक जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती चर्च की, यानी लोग खुले रहेंगे, बने रहेंगे, उन पे किसी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी। एंड फिर ये भी है कि यूक्रेन जो होगा पीस प्रोसेस में इन्वॉल्व जरूर हो, यूरोपियन यूनियन पीस प्रोसेस में होगा, सेना में नहीं होगा। और फिर यह है कि इससे रशिया और यूएस के रिश्तों में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, और $100 बिलियन जो रशिया के फ्रोजन असेट्स में है वो दे दिए जाएंगे यूक्रेन के डेवलपमेंट के लिए। उसके लिए एक अलग पॉइंट होगा कैसे होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्यों, वाई प्रेसिडेंट ट्रंप इज इंसिस्टिंग, क्यों इतनी सख्त लाइन ली है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो ये देख रहे हैं कि यूक्रेन की हार हो चुकी है, और उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुल्क कोलैप्स कर जाए। सेना लड़ने पे तैयार नहीं, पैसा उनके पास है नहीं, अमेरिका पैसा देने पे नहीं तैयार, बगैर अमेरिकन पैसा और वीपन के युद्ध नहीं चल सकता। तो उनको लग रहा है कि ये ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है ये कंट्री, और वो ऐसा हो गया तो रशिया पूरे पे प्रो रशियन गवर्नमेंट होगी पूरे यूक्रेन में,
और एक बड़ा हिस्सा उसके पास जो आ चुका है वो तो रहेगा। ये मेरी समझ से अभी तक जो आया है, मैंने काफ़ी दिनों से इसको फॉलो कर रहा, उसका एक बड़ा कारण मुझको ये लगता है। और दूसरी बात ये है कि ज़ेलेंस्की जो है ये बुरी तरह जो है स्कैंडल्स में, करप्शन चार्जेस में फंसे हुए हैं। इनके बहुत ख़ास लोग को तो अरेस्ट करना पड़ गया इनको, और उसके अलावा हम सब जानते हैं कि ये बहुत समय से करप्शन में इन्वॉल्व हैं, पैसा बहुत इधर से उधर हुआ है। वहाँ पे इनको एड बगैर किसी उसके मिल रही थी, कोई उसका वो नहीं थी, गारंटीज नहीं थी, कुछ नहीं था। जो आता था उसमें से काफ़ी पैसा इन्हीं ने कहा जाता है कि इनके पास भी है। और ये सच बात है, ऐसा लगता भी है कि जब वो ट्रम्प से मिलने गए थे पहली दफ़े, जब ट्रम्प सेकंड टाइम जीते हैं इलेक्शन, तो उनकी बीवी, उनकी जो पत्नी थी, उन्हीं ने मिलियंस ऑफ डॉलर के वेपन्स, जो वहाँ के एलीट स्टोर्स हैं जिसमें वहाँ के एलीट जाते हैं सामान खरीदते हैं, फैशन हाउसेस के, वहाँ से खरीदे थे अमेरिकन। तो जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं वो तो पीछे लगे हुए थे इनके, उन्हीं ने सारी डिटेल रिपोर्ट छाप दी थी, वहाँ पे बहुत से अखबारों में छप गया था ये मसला। तो ये तो खैर एक बात है, हो सकता है उनके पास पुराना पैसा हो, मैं ये नहीं जानता, लेकिन ये कि उनके ऊपर एक बड़ा आरोप है इस बात का, करप्शन का। जनता में उनकी सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, बहुत मतलब ख़त्म हो गई। एक रीजन में तो थी और दूसरे रीजन जो है वो जो उसमें नहीं है। फिर उसके अलावा ये भी है कि अमेरिकन ये भी कह रहे हैं कि भाई नेटो वहाँ पे नहीं रहेगा, नेटो यानी जो यूक्रेन है वो नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा, एंड और नेटो के ट्रूप्स भी नहीं जाएंगे। ये युद्ध का कारण ही जो था बहुत सा था। सबसे बड़ा कारण ये था, यूरोप वाले क्यों इतना सपोर्ट कर रहे थे, अमेरिका इसको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका को जबकि इतनी प्रॉब्लम नहीं है, यूक्रेन रशियन से दूर है, डिस्टेंस है, और सबसे बड़ी बात ये थी नंबर के वहाँ के ऊपर रशिया बहुत तेजी से डेवलपमेंट कर रहा था अपने यहाँ। उसका मिलिट्री क्षेत्र में तो हो ही रहा था डेवलपमेंट, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, S-500 और ड्रोन्स टेक्नोलॉजी में और बहुत सी चीज़ों में, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, और फिर उसके अलावा अभी जो उसने रिसेंटली एक मिसाइल टेस्ट की है लॉन्ग रेंज, तो मतलब फास्टेस्ट मिसाइल कही जा रही है, उससे ज़्यादा किसी राडार में भी वो नहीं आएगी, हाइपरसोनिक भी नहीं आती है मिसाइल्स राडार में। तो इस किस्म के उनके पास लगातार ये तो उनका हो ही रहा था, लेकिन साथ में उसने दूसरे क्षेत्रों में भी रशिया ने बहुत तेजी से तरक्की करने लगा था। जैसे कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में उसने पहले तो कोविड की अपनी वैक्सीन बनाई, जो दुनिया की कही जाती है कि बहुत अच्छी वैक्सीन्स में से एक है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, लैंसेट जर्नल जो वहाँ का है, लंदन से पब्लिश होता है, जो कि सबसे रिप्यूटेड जर्नल माना जाता है, उसने भी सबसे ज़्यादा तारीफ की। फिर उसके अलावा अब उन्हीं ने कैंसर की भी दवा की वैक्सीन निकाल ली है और कह रहे हैं कि काफ़ी सक्सेसफुल है और जल्दी ही वो लॉन्च करने जा रहे हैं। अगर इस तरह से और भी बहुत से पेटेंट्स कहा जा रहा है कि उन्हीं ने बना लिए। फार्मास्यूटिकल एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें यूरोप अमेरिका को अंधी कमाई, बेपनाह। अमेरिकन जो है यहाँ से जेनरिक मेडिसिन जो है भारत से बनवाते हैं और लेके जाते हैं, फिर वहाँ जाके उसको पैकिंग करते हैं और कई सौ गुना ज़्यादा दाम पे बेच देते हैं। यू कैन इमेजिन। और फिर दूसरे उनके जो पेटेंटेड मेडिसिन हैं उनकी तो कीमत इतनी, HIV, कैंसर, इन सब की बहुत महंगी दवाएं होती हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मेडिसिन है। तो मेडिसिन एक बहुत बड़ा मार्केट है उनका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, अरब वर्ल्ड, इन सब जगह पे जहाँ जहाँ उनका दबदबा है वहाँ आप कोई दूसरा आदमी दवाएं नहीं बेच सकता। वो एक ये थी। फिर दूसरी बात ये कि वो उस क्षेत्र में भी आ रहे थे, ऑटोमोबाइल में भी उन्हीं ने बड़ी अच्छी एक गाड़ी बना ली और बहुत सी गाड़ियाँ उनका बनाने का प्लान है। फिर सिविल एविएशन के जो प्लेन्स होते हैं यातायात के लिए जो होते हैं, उससे अमेरिकन जो बोइंग और एयरबस कंपनी को बहुत खतरा लग रहा है और उन्होंने बनाना शुरू कर दिए। उनके पास पहले भी बहुत अच्छे प्लेन्स होते थे, इल्यूजन
वगैरह, अब सुकोई वगैरह के मदद से, देखिए इनके पास टेक्नोलॉजी है, वो डिफेंस सेक्टर में है, उसको ये ट्रांसफर कर रहे हैं सिविलियन कमर्स। यूज के लिए, हम्म। कॉमर्स के लिए। तो उनके पास ट्रक्स हैं बहुत अच्छी अच्छी जो सिविलियंस में आ जाएंगी, ऑटोमोबाइल ये अब बना ही रहे हैं अच्छी, और दूसरे अब ये बनाना बहुत आसान भी हो गया है। बहुत सी चीज़ें बाहर से बन जाती हैं, जैसे डिज़ाइंस हैं, इसकी अंदर की सीट कवर्स हैं, सीट्स हैं, ब्यूटी के लिए किस तरीके से इसको इन्हेंस किया जाए, अच्छा बनाया जाए, कंफर्ट के लिए इटालियन कंपनीज हैं, उनको हायर कर लिया जाता है। बाकी एक दो बार हायर करके वो खुद ही सीख जाते हैं, लोग खुद करने लगते हैं। एनीवे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, और भी बहुत से क्षेत्र हैं जिसमें रशिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जिससे उनको खतरा है। फिर एक चीज़ और भी थी, अमेरिकन ये भी चाहते हैं कि अगर ये जंग नहीं रुकी, एक तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनकी हार हो जाएगी, मुल्क उनके पूरे कब्जे में आ जाएगा, तो इसलिए बचा रहना चाहिए रशिया का। यूक्रेन बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बॉर्डर रशिया से मिलते हैं और काफ़ी बड़े बॉर्डर, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है उनके लिए वहाँ पे। अब नाटो तो नहीं होगा, कुछ समय के बाद फिर नाटो आ जाएगा, और क्या। अमेरिका इस तरह की बहुत सी संधियां कर चुका है, उसको वायलेट भी कर चुका है। तो इन सबको देखते हुए उन्हीं ने किया कि भाई, अभी दूसरी बात ये कि अमेरिकन ये भी चाहते हैं कि रशिया और चाइना के बीच में कुछ थोड़ी सी दूरी बन जाए। अगर चाइना पे अटैक हो तो जिस तरह से रशिया खुल के आ रहा है, क्या ये मुमकिन है? ऐसा ये आने वाला समय बताएगा। दूसरे अमेरिकन ये भी चाहते हैं कि अगर ईरान पे अटैक हो तो रशिया चुप्पी साधे रहे, सिवाय डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव के या वेपन सप्लाई वगैरह इस तरह की चीजें। रशियन ट्रूप्स तो आएंगे नहीं, मगर ना। तो प्लान इनका बहुत बड़ा था। ये तो सोच रहे थे कि पुतिन जो है वो 15 दिन और 30 दिन की वॉर में रिजीम गिर जाएगी, पुतिन भाग जाएंगे, मुल्क टूट जाएगा। इन्होंने सोचा था कि जो मुस्लिम पार्ट है कॉकेशियस रीजन का, रशिया में कई वहाँ पे रिपब्लिक्स हैं 5, वो कई बार वहाँ पे रिवोल्ट भी हो चुका है, वो वहाँ से सेसेशनिस्ट मूवमेंट भी उठ चुका है, वो फौरन अलग हो जाएंगी। फिर रशिया का जो इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया में है और कॉकेशियस रीजन में, वो नहीं रह पाएगा अगर रशिया टूट गया इनस्टेबल। दूसरी बात एक ये भी है कि इन लोग को ये भी लग रहा था, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को उस समय, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, कि रशिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा वो है नेचुरल रिसोर्सेज, $75 ट्रिलियन के। ये सोच रहे थे कि जैसा पहले था जब रशिया टूटा था, उस वक्त बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज और इजरायली और दूसरे वेस्टर्न बैंक्स वगैरह सबका वहाँ पे डोमिनेशन हो गया था, तो दोबारा से उनको वो मार्केट वो मिल जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ से पैसा बहुत बड़ी ज्यादा। तो इतना बड़ा प्लान था इनका, जैसे इराक में था कि इराक में सद्दाम हुसैन को मार देंगे तो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट बन जाएगी, अफगानिस्तान में तालिबान को हटा देंगे और अपनी गवर्नमेंट प्रो अमेरिकन बनाई। लेकिन न तो इराक में प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट अभी तक बना पाए और न अफगानिस्तान में, फिर तालिबान के साथ बातचीत करके लाना पड़ा। ईरान में इतने साल से लड़ रहे हैं कि रिजीम चेंज अभी तक नहीं कर पाए, हजारों लाखों लोग मर गए इस प्रोसेस में। और अब रशिया के साथ भी यही, यूक्रेन बर्बाद हो गया बिल्कुल, लेकिन इनकी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है। फिर रशियंस जो है ये बड़े स्ट्रांग उनको था, उन्हीं ने बड़े उससे लगा। दूसरी एक चीज रशिया को ये भी है कि ये जो क्षेत्र है जहाँ पे रशिया का कब्जा है, यहाँ पे रशियन मूल के भी लोग बहुत रहते हैं। और क्राइमिया तो हमेशा से रशिया का पार्ट था, जिसको के इससे पहले क्या नाम था, एक जमाने में जो रशिया के वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के, उन्हीं ने यूक्रेन को हैंड ओवर कर दिया था। लेकिन वहाँ भी रशियनी मूल के लोग हैं। मैं युद्ध के पक्ष में नहीं हूँ, रशिया ने जो कुछ भी किया कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन बहुत से जानकार का कहना यह है कि रशिया के पास ऑप्शन नहीं था, जिससे कि रशिया को ये लग रहा था कि अब तो इनके नेटो के ट्रूप्स वहां पे उसके बॉर्डर पे आ जाएंगे, उनकी सिक्योरिटी को। फिर चारों तरफ से देखिए, जब रशिया टूटा था तब एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी, डेवलप गोर्बाचोव उस समय अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से, कि जो रशिया के आसपास के हैं नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगा। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि बहुत से देशों ने ईस्ट के नेटो को ज्वाइन कर लिया और अमेरिका ने उसका उल्लंघन किया। तो इस तरह से ये है कि
ये था कि अगर यहाँ पे भी आ जाएगा तो रशिया को लगा कि अब तो हम बिल्कुल चारों तरफ से बिल्कुल घिर जाएंगे उनकी सिक्योरिटी का। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि जो रशिया ने किया, जिस तरीके से वहाँ पे लोग मरे, दोनों तरफ से लगे, हालांकि बहुत से लोगों का कहना ये है कि रशिया वाज ट्रैप्ड, हैज नो ऑप्शन। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट देश था, है अभी भी, और बड़ा देश है। उसके अंदर ऐसा होना, इतने बेगुनाह लोग भी बहुत मरे हैं, सिविलियंस जी उसके और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की बॉम्बिंग हो रही है वो कोई अच्छी बात नहीं है। जिस तरीके से रशियन एडवांस, जब से खास तौर से पीस प्लान की बातचीत शुरू हुई अमेरिका से, रशिया ने अपने अग्रेशन और बढ़ा दिया है। और देखना यह है कि आगे क्या होता है, किस तरीके से मसले हल होते हैं। सर एक दो चीजें और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक तो ये जो 28 पॉइंट का पीस प्लान है, इसमें यूक्रेन की आर्मी लिमिट हो रही है, साथ ही जो टेरिटरी है वो सरेंडर, और नेटो की जो मेंबरशिप है वो परमानेंट, उस पर रिस्ट्रिक्शन है। तो ये तो खैर पीस प्लान तो समझ में ही नहीं आता, जहाँ पे जो सॉवरेनिटी उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन सर पुतिन ने इस प्लान को खारिज कर दिया है, इसका मतलब ये है कि रशिया अभी इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो क्या ये सिर्फ अमेरिका की डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी है, दोनों के ऊपर प्रेशर बनाकर ये पीस प्लान को थोपने की? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है कि क्या होगा। रशिया इस वक्त, क्योंकि बार्गेनिंग चिप है उसके पास, बार्गेनिंग कैपेसिटी उसकी बहुत है, और मेरा ख्याल है कि ये पूरा पीस प्लान उसी के पक्ष में नजर आता है, क्योंकि रशिया ने हमेशा से कहा है कि वो पूरे यूक्रेन पे कब्जा नहीं करेगा। इसी वो लाइबिलिटी हो जाएगी, फिर उनको लड़ना पड़ेगा सबसे, और कोई आजकल ये नहीं चाहेगा कि लड़ाई आगे बढ़े। रशिया का बहुत लॉस हुआ है। रशिया बल्कि ये चाहेगा कि युद्ध जल्दी से ख़त्म हो, सैंक्शंस उस पे से हटें ताकि तेल का कारोबार वो कर सके। इसमें बहुत सी कंडीशंस अभी क्लियर नहीं है, ख़ासतौर से सैंक्शंस को लेके और ऑयल सप्लाईज को लेके। तो मेरा ख्याल है रशियंस इसको इसी वजह से, और भी बहुत से कारण होंगे जो हम नहीं समझ पा रहे हैं अभी, चाहता है कि और कंसेशंस मिल जाए, सारा पूरी तरीके से बातचीत खुल के सामने आ जाए, यानी इस एग्रीमेंट से पहले ही सब मुआहदा हो जाए। और दूसरी बात ये कि एक प्रेशर भी है ज़ेलेंस्की पे कि हम राजी नहीं हैं, आप अगर नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, जंग चलती रहेगी, और जंग चलती रहेगी तो यूक्रेन टूट भी सकता है भी नहीं, बल्कि कोलैप्स हो जाएगा, जिस तरह के हालात है वहाँ के ऊपर। और ये जो पश्चिमी देशों की जो अभी भी वो चाहते हैं कि युद्ध चलता रहे, यूक्रेन को सपोर्ट मिलती है, लेकिन युद्ध चलेगा तभी चल सकता है जब अमेरिका की सपोर्ट। बगैर अमेरिकन सपोर्ट के नाटो बेकार हो जाती है, और फिर यूरोपियन यूनियन की इतनी हैसियत नहीं है कि वो रशिया से सपोर्ट कर सके। और दूसरी बात ये कि अमेरिकन को ये भी लग रहा है, जिस तरीके से लड़ाई चल रही है और जो हालात बदल रहे हैं, रशिया बार बार इंकर्शन कर रहा है पोलैंड के अंदर, उसके कभी ड्रोन्स चले जाते हैं, कभी कुछ, तो उससे ये लगता है अमेरिकन को कि कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध, बाजी दफे ये भी होता है, बगैर सोचे समझे युद्ध फैल जाता है, छोटी सी गलती के ऊपर। पता चला कि यूक्रेन में इनका प्लेन गया, रशियन प्लेन पोलैंड में गया, उन्हीं ने गिराया, इन्हीं ने उसका बदला लिया, और फिर पता चला कि वहाँ सब जगह नेशनलिज्म डीप रूटेड है इन कंट्रीज में। तो अमेरिकन को ये भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध फैल जाए। और जहाँ तक आपका सवाल है, वो तो बार्गेनिंग चिप्स है, वो अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी ये बात है। जी, तो सर बस छोटा सा रिएक्शन, अगर यूक्रेन रिफ्यूज करता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? देखिए, यूक्रेन के पास तो कोई हैसियत नहीं है, ना उनके पास पैसा है, ना उनके पास वेपन है। रिफ्यूज करने का मतलब ये है कि अगर यूरोपियन यूनियन राजी है इस बात पे कि ह्यूज फंडिंग और वेपन उसको देती रहे और लड़ते रहे यूक्रेन। दूसरी तरफ ये है कि क्या यूक्रेन रशियन का जो एक्सपेंशन है, जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और टेरिटरी पे कब्जा कर रहे हैं, वो रोक पाएंगे, ये देखना है।
यूरोपियन यूनियन भी चाहेगी कि कोई ऐसा सॉल्यूशन निकले जिसमें उनके भी जो वो है कंसर्न्स हैं वो एड्रेस हों, तो उसमें अब गिव एंड टेक ये सब चलेगा। जो इसीलिए यूरोपियन यूनियन बहुत अच्छी तरह से जानती है, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, कि बगैर अमेरिकन के ये युद्ध नहीं हो सकता, उनके सपोर्ट के बगैर। और ज़ेलेंस्की भी ये बात बहुत अच्छी तरह जानते। तो सभी लोग इस वक़्त अपनी-अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई एक ऑनरेबल विथड्रॉवल और ऑनरेबल सेटलमेंट हो जाए, जिसमें सबके ग्रीवांसेस जो है वो एड्रेस हो जाए। बिल्कुल, तो समझ में आता है कि आखिर जो प्रेज़िडेंट ट्रम्प हैं, उन्होंने प्रेज़िडेंट ज़ेलेंस्की को जो अल्टीमेटम दिया है, उसके पीछे का रियल जो मकसद है, वो क्या है? सर आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, नमस्कार।